नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध फाइनल एजुकेशन में। एक बार फिर से हम पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट 1 हमारा हो चुका था, क्लिनिकल पैथोलॉजी हम पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 2, बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। ठीक है? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। ठीक है? 2 हमारे पोर्शन बच रहे थे। बाकी के जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हो चुका था। ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज जो बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हमारे। जो टॉपिक आता है आपके पास, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशंस। ठीक है? तो होता क्या है ये, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन बोल दो, यूरिन कल्चर बोल दो। ठीक है? तो एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज बेसिक एंड इनवैल्यूएबल प्रोसीजर्स एंड शुड बी केयर परफॉर्म। ठीक है? हमें क्या है कि यूरिन का टेस्ट करना है, जो यूरिन कल्चर होता है उसका टेस्ट करना होता है। भाई कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई वगैरह। ठीक है? वो सभी हम उसकी पीएच वगैरह देखते हैं। तो वो हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, इस टॉपिक में। एग्जामिनेशन करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है? तो इनको हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद। पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन्स। तो जो यूरिन होता है उसमें कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, क्या क्या मिलकर यूरिन बनाता है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वाटर, 95% तो उसमें वाटर होता है। ठीक है? बचा कितना, 5%। 5% में 2% तो यूरिया होता है और 3% क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है? तो देखो, बात क्या है, यूरिन। यूरिन है, यूरिन का 95% तो क्या हो गया, वाटर। और 5% जो बच रहा है वो क्या होता है, 5% जो बच रहा है वो होता है हमारे पास, 5% में 2% हो गया यूरिया, 2% तो क्या हो गया यूरिया, और 3% की तक क्या हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है? 2% यूरिया, 95% वाटर। ठीक है? ये आपने एक चार्ट से समझ लिया, जो यूरिन है उसमें ये होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कौन से हो गए, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ गया, इनऑर्गेनिक में यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, क्रिएटिनिन आ गया, एमिनो एसिड्स आ गए। ठीक है? लैक्टिक एसिड्स आ गया। जबकि जो इसमें है, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें आपके मीथेन, सॉरी, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है? सोडियम हो गया, वो सभी किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। अमोनिया, अमोनिया हो गया। ठीक है? अब बात करते हैं अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। यूरिन के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉर्मल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूरिन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया वॉल्यूम। तो एक इंडिविजुअल की बात करें, अडल्ट की, तो पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन आउट करता है। कितना, 1.5, 1.5 टू 2 लीटर यूरिन पर डे। ठीक है? कलर की बात करें, कलर कौन सा होता है, कलर होता है उसका यूरोक्रोम कलर होता है यूरिन का, जो कि अंबर येलो कलर का होता है। और ऑर्डर की बात करें, ठीक है, मतलब कि किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं ODOUR। ठीक, ऑर्डर, मतलब कि एक तरीके से स्मेल बोल सकते हैं हम इसे। फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है इसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलेटिक ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है? वोलेटिक ऑर्गेनिक एसिड्स के कारण इसका जो ऑर्डर कौन सा होता है, फेंट एरोमेटिक होता है। पीएच कितनी होती है नॉर्मल, 5.5 टू 6.5 इसकी नॉर्मल पीएच होती है। 5.5, 5.5 से 6.5 की नॉर्मल पीएच होती है, जो कि क्या हो गया, एसिड हो गया। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यूरिन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं एग्जामिनेशन के, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। तो पहले देखते हैं फिजिकल, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने कलर क्या होता है, इसका कलर होता है क्लियर, यूरोक्रोम कलर का होता है, देखा हमने। नॉर्मल कलर ये होता है, लेकिन कलर भी क्या है, अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कलर। मैनी फूड एंड मेडिसिन चेंज द कलर। बहुत सारे मेडिसिन वगैरह है और जो फूड है वो कलर चेंज कर देते हैं। अगर यूरिन का कलर डार्क येलो यूरिन है, यूरिन अगर डार्क येलो कलर का है, तो वो होता है डिहाइड्रेशन के कारण। ठीक है? ब्लड इन यूरिन, तो यूरिन कौन सा होगा, रेड कलर का होगा। मिल्की यूरिन है, कलर कलर कौन सा है, मिल्की है, तो वो पाई यूरिया होगा। पाई यूरिया मतलब क्या होता है, मतलब कि पस है, यूरिन है उसमें पस होगी। अब बात करते हैं एपीरियंस के बारे में। प्रतीत कैसा होता है, जो हमने देखा, क्लियर होता है, लेकिन क्लाउडी यूरिन कोज्ड बाय पस, ब्लड, स्पर्म, ईस्ट क्रिस्टल, म्यूकस, पैरासाइट्स, इनके कारण जो इसकी एपीरियंस है,
अपीयरेंस वो कौन सी होती है, क्लाउडी होती है, ठीक है। वैसे तो क्लियर होता है। ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा ऑर्डर कौन सा होता है इसका, नॉर्मल, फेंट, एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड के कारण। लेकिन स्वीट फ्रूटी ऑर्डर, अनकंट्रोल डायबिटीज, अगर कोई पेशेंट है उसके अनकंट्रोल डायबिटीज है तो उसमें यूरिन कौन सा कलर का, कौन सा ऑर्डर होगा उसका, स्वीट फ्रूटी कलर का। और बेड ऑर्डर है तो वो होगा यूटीआई एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पीएच, नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 5.5 टू 6.5, 5.5 से 6.5 पीएच होती है, भी देखा हमने। लेकिन अगर ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज किस कंडीशन में होगी, यूटीआई में होगी, किडनी डिजीज में होगी और वोमिटिंग में होगी, ठीक है। अब केमिकल एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया हमने, केमिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो केमिकल्स, भाई इसमें हम केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज हो गया, जैसे ग्लूकोज, इफ सीरम ग्लूकोज लेवल एक्सकेड द renal threshold, it appears in urine diabetes mellitus। ठीक है, ग्लूकोज है अगर उसमें मात्रा अगर बढ़ रही है ग्लूकोज की यूरिन में तो डायबिटीज मेलाइटिस के कारण होती है। प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया, एल्बुमिन यूरिया, अगर यूरिया में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, यूरिन मतलब प्रोटीन है, तो वो कौन सा होता है, एल्बुमिन यूरिया। ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन ये एक टर्म है। ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसे बोलते हैं अपन हेमेटो यूरिया, हेमेटो यूरिया, ठीक है। और अगर बाइल आ रहा है, मतलब यूरिन में हम बाइल, भाई एग्जामिनेशन से पता चला कि भाई बाइल है, बाइल एसिड है, तो वो किसमें देखने को मिलता है, जॉइंटिस में। कोई पेशेंट है उसका जॉइंटिस है तो वो उसकी यूरिन में बाइल एसिड मिलता है। भाई आपने देखा होगा जो जॉइंटिस होता है किसी के, तो डॉक्टर या फिजिशियन क्या लिखते हैं, एलएफटी, ठीक है, यूरिन, यूरिन टेस्ट लिखते हैं, सीबीसी वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब लिखते हैं, तो इनसे पता चलता है। अब वो यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं, ताकि बाइल एसिड का पता चल सके, पीएच देख सके वो, ठीक है ना। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड सेल नहीं पाई जाती। भाई यूरिन में ब्लड होता ही नहीं है तो ब्लड सेल्स कहाँ से होती, क्योंकि आपने देखा जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, नेफ्रॉन में जो यहाँ पे एफरेंट इफरेंट देखा था ना आपने, तो यहाँ से वो क्या फिल्ट्रेट हो जाती है, प्रोटीन वगैरह है वो नहीं जा पाती है, आरबीसी वगैरह, ठीक है, वो हमने देख लिया था। नेफ्रॉन कौन सा सिस्टम था वो, नहीं, वो था हमारे पास मैकेनिज्म थी पूरी, यूरिन की फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की मैकेनिज्म थी, उसमें देखा था हमने। ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन यूरिन, इन्फ्लामेशन डिजीज, इंजरी टू किडनी, यूरेटर ब्लेडर, यूरेटर और ब्लेडर यूरेथ्रा कैन कॉज ब्लड इन यूरिन। इनके कारण क्या है, इनके कारण ही यूरिन में ब्लड होता है। अदर कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैराथन है, कोई मैराथन, मैराथन दौड़ होती है, मतलब है ना, कोई व्यक्ति है मैराथन में दौड़ कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसके भी यूरिन में ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। डब्ल्यूबीसी इन यूरिन में भी साइन ऑफ इन्फेक्शन, अगर यूरिन में डब्ल्यूबीसी है, एग्जामिनेशन किया हमने, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, अगर उसमें यूरिन में डब्ल्यूबीसी आ रही है तो वो साइन होता है इन्फेक्शन का। अगर भाई डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्यों पता करते हैं हम, अगर इंक्रीज है डब्ल्यूबीसी, सीबीसी देख लो या किसी में भी देख लो, अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है तो वो साइन होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है डब्ल्यूबीसी, नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होती है, अगर इससे ज़्यादा हो तो इन्फेक्शन होता है। क्रिस्टल, अगर यूरिन में क्रिस्टल है तो किडनी स्टोन, मतलब कि जैसे बोलते हैं पथरी, ठीक है। लॉन्ग नंबर ऑफ क्रिस्टल इन यूरिन इंडिकेट किडनी स्टोन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिकेट इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, तो ये सभी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है सर। मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शंस, अब जो पहले पिछली क्लास थी उसमें ये रह गया था, मैंने बताया आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है, कंप्लीट जो हमने देखा था तो वो अब देख लेते हैं। ए फ्रेशली वॉइड क्लीन कैच मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन इज सफिशिएंट फॉर मोस्ट यूरिन एनालिसिस, ठीक है। फ्रेशली वॉइड और क्लीन मिड स्ट्रीम, ठीक है, कौन सा यूरिन, भाई क्वेश्चन पूछ लो कोई आपसे, किस टाइप का यूरिन कलेक्शन के लिए बेस्ट रहता है, तो मिड स्ट्रीम, ठीक है। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू वॉइड डायरेक्टली इन टू ए क्लीन ड्राई कंटेनर। भाई पेशेंट को बोल देंगे कि जो यूरिन है वो डायरेक्टली क्लीन
ड्राई कंटेनर है उसी के अंदर डालें, या फिर ड्राई बेड पान होता है उसके अंदर ओइड करें। यहाँ पे भी साइलेंट होता है, ठीक है। और एंड देन ट्रांसफर द स्पेसिमेन डायरेक्टली इनटू ए क्लीन एप्रोप्रिएट कंटेनर। उसके बाद में क्या करें, क्लीन और एप्रोप्रिएट कंटेनर उसके अंदर स्पेसिमेन को ट्रांसफर कर दें। All specimens should all specimens should be covered immediately and brought without delay storage place और लेबोरेटरी। जब कलेक्शन हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके इमीडिएटली लेबोरेटरीज में भेज दें। टाइप्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास बॉटल हो सकती है, इसमें यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर हो सकता है प्लास्टिक या पेपर का, और पॉलीथीन बैग्स हो सकते हैं, ठीक। ये होते हैं यूरिन के कलेक्शन के कंटेनर्स। टाइप्स ऑफ सैंपल्स की बात करें तो कौन कौन से सैंपल्स बेस्ट रहते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल्स ये बेस्ट रहता है, ठीक है। एज प्रेगनेंसी टाइम्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है वो बेस्ट रहता है। एक होता है रैंडम स्पेसिमेन, कभी भी ले लो। एक होता है पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन, एक होता है टाइम्ड स्पेसिमेन। तो ये तो कोई स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं डॉक्टर, भाई इस टाइम पर आपको कराना है। फर्स्ट मॉर्निंग आपको पता चल गया, रैंडम मतलब कभी भी। और जो ये होता है पोस्ट प्रेंडियल, तो ये होता है आफ्टर मतलब खाना खाने के बाद में, ठीक है, मील, आफ्टर मील। पोलीयूरिया, कुछ टर्म है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब क्या होता है, पोली का मतलब ज़्यादा हो गया, यूरिया मतलब यूरिन। तो जब यूरिन ज़्यादा हो नॉर्मल रेंज से, तो डेली आउटपुट यूरिन इज मोर देन 2.5 लीटर्स पर डे। हमने नॉर्मल रेंज देखी, क्या थी नॉर्मल रेंज, 1.5 टू 2 लीटर पर डे। लेकिन क्या हो, अगर 2.5 लीटर से ज़्यादा यूरिन हो या 2500 ml से ज़्यादा यूरिन हो तो वो होता है पोलीयूरिया। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इटियोलॉजी क्या हो सकती है, कब कब ये पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। एक्सेस फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा फ्लूइड इंटेक ले लिया हो हमने, ज़्यादा फ्लूइड की मात्रा इंटेक कर ली हो, फियर हो, एंजाइटी वगैरह हो, एंड कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा वातावरण हो। आपने देखा होगा जो विंटर होती है, सर्दियों का मौसम होता है, उस टाइम पर यूरिन ज़्यादा होता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, क्रोनिक रीनल डिजीज हो सकती है, डायबिटिक्स थेरेपी हो सकती है। इन सभी के कारण पोलीयूरिया होने के चांसेस रहते हैं। एक होता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है, ओलिगोयूरिया मतलब कि कम आ रहा है, यूरिन कम है। किससे कम है, 500 ml पर डे से लेस देन, ठीक है। जो यूरिन की वॉल्यूम है डेली की वो 500 ml से कम है, तो वो होता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया। अब इसकी इटियोलॉजी की बात करें कब कब हो सकता है, तो जस्ट उसका उल्टा होता है। उसमें एक्सेस फ्लूइड इंटेक था तो इसमें लेस फ्लूइड इंटेक हो गया। समर सीजन हो गया, उसमें विंटर सीजन था। हाइपोटेंशन, शॉक, डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया, बर्न, क्रश इंजरी, हेमरेज, एक्सेस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, ठीक है। एडीएच वेसोप्रेसिन, नाम सुनी रखा है आपने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। फिर आता है आपके पास एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ यूरिन। अब एब्सेंस तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको, तो पूरे दिन में 150 ml 150 ml से कम आ रहा है यूरिन, अगर यूरिन आउटपुट कम है तो वो होता है एन्यूरिया। नोक्चूरिया मतलब कि यूरिन नाइट में हो, इसे अपन बेड वेटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बिस्तर गिला कर देते हैं। यूरिन वॉल्यूम इज इन एक्सेस ऑफ 500 ml एट नाइट। अगर रात में 500 ml से ज़्यादा यूरिन हो, यूरिन वॉल्यूम, यूरिन आउटपुट हो, तो वो होता है नोक्चूरिया, ठीक है। अब सुनो, इसमें जो आपके एक टॉपिक रह रहा है, कौन सा वाला, वो बाकी आपके बेनिडक्ट टेस्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। कमेंट्स कर देना भाई बेनिडक्ट बाकी है तो, और रिमेंबर हो जाएगा और याद आ जाएगा, ठीक है, हम करेंगे बाद में बेनिडक्ट टेस्ट। अब आता है आपके पास स्टूल एग्जामिनेशंस। स्टूल एग्जामिनेशंस सबको पता है स्टूल क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो स्टूल होता है। स्टूल फेसेस, हिंदी में जैसे मल बोलता है, ठीक है, गांव में अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। तो स्टूल एग्जामिनेशंस और एनालिसिस इज ए सीरीज ऑफ टेस्ट डन ऑन स्टूल सैंपल फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो क्या लाइन लिखी रखी है, देखो इन्होंने लाइन भी क्या है, देखो स्टूल एग्जामिनेशन क्या होता है। स्टूल एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है जो कि स्टूल पर करते हैं। अब बताओ, एक ऐसा टेस्ट जो कि स्टूल पर करते हैं वो होता है स्टूल एग्जामिनेशन।
क्यों करते हैं? डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। कौन सी डिजीज को? डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूल एनालिसिस। कब कब हम स्टूल एनालिसिस करें? कौन कौन से कारण हो सकते हैं जब हम स्टूल एग्जामिनेशन करें, स्टूल एनालिसिस करें? तो वो हो गया आपके पास डायग्नोसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन। डायग्नोसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? बैक्टीरिया के, पैरासाइट के, वायरस एंड फंजाई के। डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाज डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेशंस, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में जैसे फैट हो सकता है भाई, अगर फैट की कमी हो, फैट माल एब्जॉर्प्शन हो, तो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं इसका। प्राइमरी स्क्रीनिंग फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज है या फिर कोई एनीमिया है, ओकल्ट एनीमिया है, कैसे भाई स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तब भी हम ये कर सकते हैं। पेशेंट विद डायरिया, पेशेंट को डायरिया है तो हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल एग्जामिनेशन करो। पेशेंट एनीमिया में है, स्टूल एग्जामिनेशन करो। पेशेंट को अगर स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, एबनॉर्मल है कलर, तो भी हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या करेंगे। स्टूल एनालिसिस प्रोसीजर, वही एनालिसिस के तीन मेथड है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, सभी में सेम है। फर्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर, सबसे पहले देखते हैं कलर। नॉर्मल कलर कौन सा होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। क्यों होता है ये एक आपने पढ़ा होगा बिलीरुबिन, नाम सुना होगा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है ये, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन पढ़ा था हमने, उसमें देखा था। अगर ये तो क्या नॉर्मल कलर। एबनॉर्मल की बात करें हम, अगर स्टूल का कलर कौन सा आ रहा है? ब्लैक आ रहा है, तो उसके अपर जीआईटी ओरिजिन में ब्लड है, ब्लड ऑफ अपर जीआईटी ओरिजिन। रेड कलर है अगर स्टूल का, तो वो क्यों है? लोअर जीआईटी ओरिजिन में ब्लड। व्हाइट कलर का है अगर स्टूल व्हाइट कलर का आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा है? यीस्ट फर्मेंटेशन के कारण। कैंडिडा, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट कैंडिडा होती है, कैंडिडा क्लास होती है यीस्ट की। और अगर वेरी पेल कलर, स्टूल का कलर कौन सा है? वेरी पेल कलर है, पीला कलर है उसका, ठीक है, तो वो क्या होगा? बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। जो बाइलरी डक्ट होती है या बाइलरी होती है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, यानी ब्लॉकेज हो जाए, या ब्लॉकेज कब होगा? स्वेलो या और एनीमिया, सॉरी इन एनीमा। ठीक है, नॉर्मल पीएच कितनी होती है स्टूल की? नॉर्मल पीएच सर होती है 6 to 7.2 नॉर्मल पीएच होती है। अब एक देख लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भाई, नॉर्मल फेसेस है, नॉर्मल स्टूल है, इज सॉलिड टू सेमी सॉलिड डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डाइट। भाई क्या खाया आपने, उसके अनुसार ही उस पर डिपेंड करता है आपका कि स्टूल कौन सा आएगा, सॉलिड आएगा या सेमी सॉलिड आएगा, खाने के ऊपर डिपेंड करता है ये। लिक्विड स्टूल है, वो इंडिकेट करता है डायरिया को। अगर वाटर स्टूल आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, तो वो होता है डायरिया होने के चांसेस है उसमें। फैटी स्टूल आ रहा है, फैटी स्टूल इंडिकेट करता है, अगर स्टूल में फैट की मात्रा ज़्यादा है तो वो माल डाइजेशन, भाई इसका डाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ऐसा आया है, ये विटामिन की कमी हो गई। अब कौन सी विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, एडीई के। फिर आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हमने नॉर्मल पीएच देख ली। अब अगर पीएच क्या है? लो है, तो वो इंडिकेट करेगा कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हुआ है, कमी हुई है। एक होता है माल एब्जॉर्प्शन, एक होता है ओवर माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन पढ़ा ना आपने, बस माल की जगह कमी हो गई, और माल न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन कम हुआ है, और जैसे माल एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन कम हुआ है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देन द स्टूल कंटेंट लेस देन 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ शुगर। स्टूल है, स्टूल में क्या होता है? नॉर्मल शुगर की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर, ये शुगर होता है नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो किसको इंडिकेट करेगा? लेक्टोज इंटॉलरेंस को, लेक्टोज इंटॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। अगर स्टूल में 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर शुगर है तो नॉर्मल है, लेकिन इससे बढ़ जाए तो वो किसको इंडिकेट करेगा? लेक्टोज इंटॉलरेंस को। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस की बात करें हम, तो फिकल ल्यूकोसाइट्स स्पेशली न्यूट्रोफिल्स आर एसोसिएटेड विद डिसेंट्री। डिसेंट्री हो तो वो कैसे इंडिकेट होगी? माइक्रोस्कोप हम देखेंगे, उसमें क्या है? ल्यूकोसाइट देखेंगे, ल्यूकोसाइट में स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल्स होती है। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल एसोसिएट करती है, इंडिकेट करती है कि डिसेंट्री को। डिसेंट्री वगैरह हमने पढ़ी ली, ये भी एक डिजीज होती है। दे कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टूल स्मीयर। कैसे पता चलता है ये? स्टूल स्मीयर से पता चलता है। स्टेन विद ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेन थ्रू स्टूल स्मीयर, स्टूल स्मीयर करते हैं हम, स्टेनिंग करके उससे डिटेक्ट होता है, ठीक।
इसके साथ साथ इन्फेक्शन कौन कौन कर सकते हैं? पैरासाइट्स थ्रू हो सकता है इन्फेक्शन, जो माइक्रोस्कोप से पता कर सकते हैं। अमीबा, नाम सुना है अमीबा? कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जिसे राइजोपोडा कहते हैं। इससे भी डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया वगैरह हुई, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्लास। इसमें एक टॉपिक बच रहा है बस आपके, कौन सा? बेंटक टेस्ट। बेंटक टेस्ट बच रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, करा दूंगा, मुझे याद है बेंटक टेस्ट, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के। ये तो हो गया आपका पार्ट 2, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1। ये पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाओ पढ़ो। मिलते हैं लेक्चर में, कैसा लगा जरूर बताएं।